मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, आचार्य ABSD राजकीय महाविद्यालय के। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कृषि आय पर चर्चा करेंगे। कृषि आय क्या है, कितने प्रकार की होती है, किस भूमि को कृषि आय माना जा सकता है, कौन सी गैर कृषि आय है, ये सब बातें पहले अपन शुरू करते हैं। कृषि आय, आयकर अधिनियम की धारा 10 उपधारा 1 के अंतर्गत कृषि आय को कर मुक्त घोषित किया गया है। कृषि आय में भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला किराया अथवा अन्य आय जो कृषि से उत्पन्न होती है शामिल की जाती है। कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जाती है। सिंपल सी भाषा है कि कृषि भूमि पर कृषि कार्य किया जाना चाहिए और वह भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, उसे ही कृषि आय माना जाएगा। कृषि आय के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख बातें हैं। नंबर 1, आय कृषि भूमि से उत्पन्न हो। भूमि का होना कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है। आय वही कर मुक्त होगी जो कि भूमि से संबंधित होगी। भूमि कृषि आय का संयुक्त तथा प्रभावपूर्ण स्रोत होना चाहिए, न कि गौण या अप्रत्यक्ष। नंबर 2, भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। नंबर 3, भूमि को कृषि भूमि माना जाए यदि कृषि कार्य में प्रयुक्त कोई भूमि पिछली जनगणना के अनुसार 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित हो या उसके आसपास हो तो उसे कृषि भूमि मानेंगे। परंतु यदि कोई भूमि कुछ सीमाओं में हो, कहने का प्राय हम बताएंगे, जो कृषि कार्य में प्रयुक्त होने पर ही उसे कृषि भूमि नहीं मानेंगे। कृषि भूमि नहीं मानेंगे यदि ऐसी भूमि नगर पालिका अथवा कंटोनमेंट बोर्ड की जनसंख्या 10,000 से अधिक है परंतु 1 लाख से अधिक नहीं है, तो ऐसी नगर पालिका की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर स्थित भूमि। दूसरा, यदि ऐसी नगर पालिका अथवा कंटोनमेंट बोर्ड की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है परंतु 10 लाख से अधिक नहीं है, तो ऐसी नगर पालिका की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर के अंदर स्थित भूमि। और तीसरा कह सकते हैं अपन, यदि ऐसी नगर पालिका अथवा कंटोनमेंट बोर्ड की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो ऐसी नगर पालिका की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर के अंदर स्थित भूमि। अब ये तो हुआ कि कृषि आय क्या है, किसे माने किसे न माने। उसमें भी एक है, भूमि का कृषि कार्य में प्रयोग किया जाए। कृषि करने के लिए किसान को भूमि को तैयार करने से लेकर फसल को कटवाकर बेचने तक अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इन क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाओं को कृषि कार्य में शामिल किया जाए, यह वास्तव में एक जटिल प्रश्न है। फिर भी विभिन्न न्यायाधीशों के निर्णयों के आधार पर
इन क्रियाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। आयकर कमिश्नर बनाम राजा विनय कुमार सहस राय के मुकदमे में दिए गए निर्णय के अनुसार कृषि क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक कह सकते हैं प्रारंभिक क्रियाएं या प्राथमिक क्रियाएं, दूसरी सहायक क्रियाएं और गौण क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं का मतलब होता है जिसमें भूमि को जोतना, भूमि में पानी देना, बीज बोना आदि को शामिल किया जाता है। दूसरी सहायक या गौण क्रियाएं, उसमें वे क्रियाएं शामिल है जो भूमि से पौधा निकलने के बाद की जाती है, जैसे निराई करना, गुड़ाई करना, सिंचाई करना, पौधों की कीड़ों व अन्य जानवरों से रक्षा करना। इसमें प्रारंभिक क्रियाओं को ही कृषि कार्य में शामिल किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रारंभिक कार्य किए बगैर द्वितीयक कार्य या गौण कार्य करता है या सहायक कार्य करता है तो उसे कृषि भूमि नहीं माना जाएगा। और इसका स्पष्टीकरण और भी क्लियर हो जाए, स्वतः उगने वाले बांस, वृक्ष अथवा जंगली घास से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नहीं कही जा सकती। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति खड़ी फसल खरीद कर बेचता है तो भी उसे कृषि आय नहीं कह सकते, क्योंकि उसने कृषि कार्य नहीं किया है। फिर अगले टॉपिक में आते हैं अपन, कृषि आय के प्रकार। कृषि आय के प्रकार को अपन 5 भागों में बांट देते हैं। पहला, भूमि से प्राप्त किराया। यदि कोई भूस्वामी अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने का अधिकार अन्य व्यक्ति को दे देता है तो इसके प्रतिफल स्वरूप प्राप्त राशि भूमि का किराया कहलाती है तथा ऐसी आय को कृषि आय माना जाता है। किराया मुद्रा अथवा किसी वस्तु के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। नंबर 2, भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय। भूमि पर किसी व्यक्ति के द्वारा कृषि क्रिया करने के परिणाम स्वरूप जो आय प्राप्त होगी वह कृषि आय कहलाएगी, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। प्राथमिक कार्य जिनमें भूमि जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि को शामिल किया जाता है, ये क्रियाएं की जाती हैं। कृषि कार्यों से उत्पन्न उप पदार्थों से होने वाली आय भी कृषि आय मानी जाती है, जैसे कृषि कार्यों के लिए रखे गए पशुओं से प्राप्त दूध, मक्खन आदि भी कृषि आय मानी जाएगी। नंबर 3, भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से होने वाली आय। कुछ उपज इस प्रकार की होती है जिसे विक्रय योग्य बनाने के लिए कुछ क्रियाएं करना आवश्यक होता है। इस प्रकार की क्रियाएं यदि साधारण होती है तो इनसे होने वाली आय को कृषि आय में शामिल किया जाता है। ऐसी क्रियाओं में तंबाकू को सुखाना, गन्ने के रस से गुड़ बनाना, जूट के पौधे से रेशे अलग करना आदि आते हैं। लेकिन कपास से बिनौले अलग करना, सरसों से तेल निकालना आदि को कृषि आय में शामिल नहीं करते। नंबर 4, कृषक द्वारा कृषि उपज को विक्रय करने से प्राप्त आय। बेचने से तो इनको बेचा जाता है तो वो कृषि आय कहलाए। 5वां है कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त मकान की आय। कृषि आय में प्रयुक्त मकान से कुछ शर्तों के पूरी करने पर वो कृषि आय मानी जाती है। नंबर 1, मकान कृषि भूमि पर बना हुआ हो या उसके बिल्कुल निकट स्थित हो। मकान, दूसरी बात, मकान कृषक या भूमि का लगान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व में हो। तीसरी कह सकते इसमें मकान का उपयोग कृषक के रहने के लिए या भंडार गृह या बाहरी भवन के रूप में होता हो। चौथी बात कह सकते हैं मकान जिस भूमि पर स्थित हो उस भूमि का लगान या स्थानीय कर लगता हो, जो कि
सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं संग्रहित किया जाता हो। यदि उस भूमि पर स्थानीय कर नहीं लगता है तो वो कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी।